नमस्कार दोस्तों, मैं कुसुम आपका फिर से स्वागत करती हूँ मेरे इस चैनल पर। देखिए दोस्तों, हम वैदिक सभ्यता पढ़ रहे हैं और इसमें हमने ऋग्वैदिक पूरा पढ़ लिया है। देखो दोस्तों, जो हम पढ़ रहे हैं उसको आप नोट्स के रूप में तैयार कर लेना, क्योंकि आप नोट्स बना लोगे तो आपके लिए एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाएँगे। ये सब आसानी से आप अच्छे से रिवीज़न कर पाओगे और आपके मुश्किल से एक रफ़ जैसे नोटबुक होती है ना, वो पूरी भर जाएगी आपकी। तो आप उसको स्टार्टिंग में तो 1 महीना लगेगा, फिर 15 दिन, फिर आप 1 दिन में भी रिवीज़न कर पाओगे, ऐसा टाइम आ जाएगा आपका। तो आप इनके नोट्स बना लेना और इनका बार-बार रिवीज़न करते रहना। आपको रिवीज़न कैसे करना है, जैसे आज हम 3 पेज पढ़ेंगे, तो आपको पहले पहला पेज पढ़ना है, फिर उसके बाद उसका रिवीज़न करना है मन ही मन में, फिर आपको दूसरा पेज पढ़ना है, फिर उसका रिवीज़न करना है, फिर आपको तीसरा पेज पढ़ना है। इस तरह से आप 3 बार पढ़ोगे इसको, तो 3 बार ही आपका 3 पेज का रिवीज़न हो जाएगा। तो आप लगातार इसका रिवीज़न करते रहना, क्योंकि हम ऐसा करते हैं कि कई बार है ना 10-10 दिन तक देखते ही नहीं है कि कैसे पढ़ना है, क्या करना है। तो आपको एक काम करना है, स्टार्टिंग के 5 दिन आपको नोट्स बनाने हैं और 2 दिन आपको रिवीज़न करना है, ये जो इतना भी हमने पढ़ा है उसका। तो आप इनका रिवीज़न करते रहना, क्योंकि जीतते वही हैं जो अंत तक मैदान में डटे रहते हैं। कि अब जो एग्ज़ाम होंगे, तो आप पढ़ाई को मजबूरी नहीं बनाना दोस्तों, पढ़ाई को आपको आदत बनानी है, क्योंकि आदत बन जाएगी तो आपको अच्छा लगेगा, आपका मन भी खुश रहेगा और आपको एग्ज़ाम का प्रेशर भी नहीं आएगा उस टाइम पे। तो आपको पढ़ाई को मजबूरी नहीं, आदत बनाना है। आप एक रूम में अंदर आराम से पढ़ते रहना, क्योंकि आपको पढ़ाई के लिए तो तपना ही पड़ता है, तो आप पढ़ाई करते रहना। अगर पढ़ाई आसान होती तो सभी लोग 99% वहाँ मेरिट लेके आते। तो पढ़ाई थोड़ी ऐसे मुश्किल होती है, तो आपको इसको आसान बनाना है और खुश रह के पढ़ाई करनी है। तो हम अब स्टार्ट करते हैं उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल में या पूर्व वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल को क्या बोलते हैं? पूर्व वैदिक काल। इसमें आर्य सभ्यता का केंद्र क्या था? पंजाब, यानी कि सप्त सैंधव प्रदेश था। जो ऋग्वैदिक काल था उसमें आर्य सभ्यता का जो केंद्र था वो क्या था? सप्त सैंधव प्रदेश, जिसको हम पंजाब बोलते हैं। जबकि उत्तर वैदिक काल में आर्यों ने सप्त सैंधव क्षेत्र से भारत के पूर्वी और दक्षिणी क्षेत्रों की ओर बढ़ना शुरू करा। जैसे ये सप्त सैंधव प्रदेश था, तो यहाँ से आर्यों ने पूर्व की ओर और दक्षिण की ओर बढ़ना शुरू करा। कहाँ-कहाँ बढ़ना शुरू करा? पूर्व की ओर, दक्षिण की ओर बढ़ना शुरू करा। जो-जो वे आगे बढ़ते गए, वे अनार्यों को खदेड़ कर अपनी बस्तियाँ स्थापित करने लगे। जैसे-जैसे जो अनार्य आगे बढ़ रहे थे, वो जो आर्य आगे बढ़ रहे थे, तो वहाँ जो पहले से रह रहे अनार्य थे, उनको खदेड़ा वहाँ से और वहाँ पे अपनी बस्तियाँ स्थापित करी आर्यों ने। धीरे-धीरे गंगा, यमुना, दोआब आर्य सभ्यता और संस्कृति का केंद्र बन गया। कौन केंद्र बना? गंगा, यमुना, दोआब जो जगह है गंगा, यमुना, दोआब की, तो वो आर्य सभ्यता और संस्कृति का केंद्र बन गया। ऋग्वैदिक क्षेत्रों में हाँ, पंजाब और उत्तर-पश्चिम के क्षेत्र का महत्व घट गया। ऋग्वैदिक क्षेत्रों में किसका महत्व घट गया? जो पंजाब का क्षेत्र था, जिसे सप्त सैंधव प्रदेश बोलते हैं, और उत्तर-पश्चिम का जो क्षेत्र था वो क्षेत्र घट गया। शतपथ और ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथों में इस कथन की पुष्टि होती है। किस कथन की पुष्टि होती है शतपथ और ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथों में? कि पंजाब और उत्तर-पश्चिम के क्षेत्र का महत्व तो घट गया और गंगा, यमुना, दोआब के क्षेत्र का महत्व बढ़ गया। आर्यों ने विंध्याचल के सघन दुर्गम वनों को पदाक्रांत कर दक्षिण में गोदावरी के उत्तर और शक्तिशाली राज्यों की आधारशिला रखी। किसने? आर्यों ने। जो विंध्याचल के सघन दुर्गम वन थे, उनको हटाकर दक्षिण में गोदावरी के उत्तर और शक्तिशाली राज्यों की स्थापना या वहां पे आधारशिला रखी। डॉक्टर विमल चंद्र पांडे की मान्यता है कि दक्षिण में विदर्भ और आर्यों का विस्तार हो चुका था, क्योंकि उपनिषदों में यहाँ के राजा भीम का उल्लेख मिलता है। उपनिषदों में कौन से राजा का उल्लेख मिलता है? राजा भीम का। दक्षिण भारत के वैदिक सभ्यता के प्रसार में ऋषि अगस्त और परशुराम की भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण है। जो दक्षिण भारत में वैदिक सभ्यता है उसके प्रसार में ऋषि अगस्त और परशुराम की भूमिका कैसी है? अत्यधिक महत्वपूर्ण है। विदर्भ के राजा जो दक्षिण के थे का नाम ऐत्रेय ब्राह्मण में भी मिलता है। विदर्भ के राजा का नाम किसमें मिलता है? ऐत्रेय ब्राह्मण में भी मिलता है। तथा रेवा नदी का उल्लेख भी शतपथ में मिलता है। शतपथ ब्राह्मण में कौन से नदी का उल्लेख मिलता है? रेवा नदी का।
उत्तर वैदिक काल के अंतिम चरण में यानी कि 600 ईसा पूर्व के आसपास आर्य सभ्यता का विस्तार सदा नीरा गंडक नदी बिहार तक हो गया था। जो उत्तर वैदिक काल है उसमें जो आर्य थे उनका विस्तार कहाँ तक हो गया था? सदा नीरा नदी है जिसको हम गंडक नदी बोलते हैं, बिहार तक उसका विस्तार हो गया था आर्यों का। आर्य कौशल, विदेह और अंग राज्य से भी परिचित थे। आर्य कौन कौन से राज्य से परिचित थे? कौशल से, विदेह और अंग राज्य से भी परिचित थे, लेकिन इनके क्षेत्र में नहीं आते थे। ये सतपथ ब्राह्मण में एक कहानी है विदेह माधव की। सतपथ ब्राह्मण में कौन सी कहानी है? विदेह माधव की। विदेह माधव अग्नि को धारण कर अपने पुरोहित गौतम राहुगण के साथ अग्नि में सब कुछ जलता हुआ पूर्व की ओर बढ़ते हैं। यानी कि जो विदेह माधव हैं वो अग्नि को धारण करते हैं और अपने पुरोहित गौतम राहुगण के साथ अग्नि से सब कुछ जलाते हुए, यानी कि अग्नि से पीछे का सब कुछ जलाते हुए वो चलते हैं और पूर्व की ओर बढ़ते हैं, किंतु अग्नि सदा नीरा यानी कि वर्तमान जो गंडक नदी है उसको नहीं जला पाई। तो इसका तात्पर्य है कि सदा नीरा नदी तक ये पहुंच गए थे। इसका तात्पर्य क्या है कि सदा नीरा नदी तक की बिहार में पहुंच गए थे। इसका वर्णन किस में मिलता है हमें? इसकी जो पुष्टि होती है वो विदेह माधव की जो कहानी है उससे इसकी पुष्टि होती है कि सतपथ ब्राह्मण में कहानी मिलती है विदेह माधव की, जिसमें वो अग्नि को धारण करते हैं और उनके जो पुरोहित होते हैं गौतम राहुगण, उनके साथ वो अग्नि से सब कुछ जलाते हुए जाते हैं, आगे पूर्व की ओर बढ़ते जाते हैं, किंतु अग्नि जो सदा नीरा गंडक नदी है उसको नहीं जला पाती है। तो इसका तात्पर्य है कि वैदिक आर्य सदा नीरा नदी तक पहुंच गए थे। तो अब ये देखते हैं, ये है सप्त सैंधव प्रदेश। ये क्या है? सप्त सैंधा प्रदेश, जहाँ कौन रहते थे? ऋग्वैदिक आर्य रहते थे। उसके बाद में वो हिमालय, ये ऊपर हिमालय है, यहाँ पूर्व की ओर बढ़ते हैं। पूर्व की ओर कहाँ? सदा नीरा गंडक नदी तक बिहार में बढ़ते हैं और दक्षिणी गोदावरी तक भी नीचे आते हैं। ये विदर्भ के राजा का नाम यहाँ से हमें मिलता है। अब हम देखते हैं उत्तर वैदिक काल में जो राजनीति या राज्य व्यवस्था थी उसके बारे में देखते हैं। उत्तर वैदिक काल में बड़े बड़े राज्यों के निर्माण के फलस्वरूप राजा की प्रतिष्ठा, संपत्ति और सत्ता का विकास हुआ। जो उत्तर वैदिक काल है उसमें जो बड़े बड़े राज्य हैं उनके निर्माण के फलस्वरूप राजा की जो प्रतिष्ठा, संपत्ति और सत्ता था उसका क्या हुआ? विकास हुआ। इस युग में जनता द्वारा राजा को चुनने की प्रथा लगभग समाप्त हो गई थी। यानी कि पहले राजा कौन चुनता था? जनता के द्वारा ऋग्वैदिक काल में चुना जाता था, लेकिन जब हम उत्तर वैदिक काल में जाते हैं तो जनता द्वारा जो राजा की चुनने की प्रथा थी वो लगभग समाप्त सी हो गई थी। निर्वाचन पद्धति का कहीं कहीं पर जो उल्लेख मिलता है उसका संबंध भी राज्य के उच्च अधिकारी और राजवंशीय लोगों तक ही सीमित था। यानी कि निर्वाचन जो करते थे वो राजा के जो संबंधी थे या जो राज्य के उच्च अधिकारी थे वो ही राजा का निर्वाचन करते थे, यानी कि वहां तक ये सीमित रह गया था। अर्थात केवल उन्हीं लोगों द्वारा राजा का निर्वाचन किया जाता था। इस युग में वंशानुगत राजाओं की परंपरा चल पड़ी थी, यानी कि वंश के आधार पर, यानी कि राजा के बाद उसका बेटा ही शासन संभालेगा, ऐसा वंशानुगत परंपरा चल पड़ी थी। पहले ऋग्वैदिक काल में निर्वाचन पद्धति थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल में वंशानुगत आ गई थी। उत्तर वैदिक काल में राजा का चयन वंशानुगत हो गया था। सतपथ ब्राह्मण और ऐत्रेय में राजा के वंशानुगत होने के प्रमाण मिलते हैं। सतपथ ब्राह्मण में और ऐत्रेय ब्राह्मण में क्या मिलते हैं? हमें राजा के वंशानुगत होने के प्रमाण मिलते हैं। इसमें 10 पीढ़ियों वाले राजतंत्र का प्रमाण मिलता है। जो ऐत्रेय ब्राह्मण है उसमें 10 पीढ़ियों वाले राजतंत्र का उल्लेख हमें मिलता है। तो उत्तर वैदिक काल में कैसी हो गई थी राज्य व्यवस्था? वंशानुगत हो गई थी। उत्तर वैदिक काल में विदत का उल्लेख नहीं मिलता। जो विदत विधाता सभा और समिति, ये राजा के ऊपर नियंत्रण रखने वाली समिति होती थी। तो जो विदत थी उनका हमने पहले उल्लेख देख लिया है ऋग्वैदिक काल में। तो जो विदत सभा विदत थी उसका उल्लेख उत्तर वैदिक काल में नहीं मिलता है। सभा और समिति का प्रभाव भी कम हो गया था। यानी कि जब ऋग्वैदिक काल में हम देखते हैं कि सभा और समिति द्वारा राजा पर नियंत्रण रखा जाता था, तो हम उत्तर वैदिक काल में जैसे जैसे आगे आते हैं तो आर्यों के ऊपर जब उत्तर वैदिक काल में सभा और समिति का प्रभाव भी कैसा हो गया था? कम हो गया था। राजा की निरंकुशता में वृद्धि हो गई थी, यानी कि राजा निरंकुश हो गया था। उत्तर वैदिक काल में अनुष्ठानों का महत्व बढ़ गया था और राजा का राजस्व सिद्धांत, देवीय सिद्धांत, बड़ी उपाधियां जैसे वो राजस्व यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ जैसे यज्ञों का आयोजन, जनता में अपना प्रभाव बढ़ाना, ये सब काम प्रारंभ हो गए थे। जैसे जैसे हम उत्तर वैदिक काल में जाते हैं तो उत्तर वैदिक काल में अनुष्ठानों का बहुत महत्व बढ़ गया था।
राजा का जो राजस्व सिद्धांत है वो बढ़ गया था। देवी सिद्धांत भी राजा का देवी सिद्धांत बढ़ गया था, यानी कि राजा की पूजा की जाने लगी थी देवता के रूप में, तो देवी सिद्धांत का प्रचलन हो गया था। बड़ी बड़ी उपाधियां लेना, जैसे यज्ञ करना, ये सब भी हो गया था। ऋग्वैदिक जो देवी सिद्धांत का प्रथम उल्लेख हमें कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में भी मिलता है, मगर जो व्यवस्थित रूप से उत्तर वैदिक काल में जो देवी सिद्धांत था वो स्थापित हो गया था। तो जो ये उपाधियाँ ले रहे थे राजा, तो इनके माध्यम से जनता में अपना प्रभाव बढ़ाना, राजा द्वारा राजा होने का एहसास जनता को करवाना, ये सब हो गया था उस काल में, उत्तर वैदिक काल में। तो उत्तर वैदिक काल में राजसूय वाजपेयी जैसे यज्ञों का आयोजन, जनता में अपना प्रभाव बढ़ाना और राजा द्वारा राजा होने का एहसास जनता को करवाना, ये प्रारंभ कर दिया था। देवी सिद्धांत का प्रथम उल्लेख ऋग्वेद में हुआ, मगर व्यवस्थित रूप से उत्तर वैदिक काल में देवी सिद्धांत स्थापित हुआ था। तो हम ये देख लिए राजा की जो राजनीतिक व्यवस्था है, राजनीतिक जीवन है, राजा का चयन कैसे हुआ, निर्वाचन या वंशानुगत हुआ, राजा की निरंकुशता में वृद्धि कैसे हुई, राजा का राजस्व का सिद्धांत आरंभ हुआ, ये सब हमने देख लिया। अब हम देखते हैं उसकी क्षेत्र और उपाधियां। राजा की क्षेत्र और उपाधियां हम देखते हैं। ऐत्रेय ब्राह्मण में विभिन्न दिशाओं के शासकों की शासन प्रणाली और गौपथ ब्राह्मण के अनुसार शासकों के लिए निर्धारित यज्ञ का विवरण है। यानी कि जो राजा थे उनकी जो विभिन्न दिशाओं के शासकों की जो शासन प्रणाली थी वो किस में मिलती है हमें? ऐत्रेय ब्राह्मण में। ऐत्रेय ब्राह्मण में क्या मिलता है? ऐत्रेय जो ब्राह्मण है उसके अंदर तो हमें राजा की जो शासन की प्रणाली है वो मिलती है, और गोपथ ब्राह्मण में हमें क्या मिलता है? यज्ञ का विवरण मिलता है। तो ऐत्रेय ब्राह्मण में क्या देखा हमने? जो ये ऐत्रेय ब्राह्मण है इसमें हमें क्षेत्र और उपाधियां मिलती हैं। क्षेत्र और उपाधि तो हमें ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलेगी, और जो यज्ञ है, यज्ञों का उल्लेख हमें गोपथ ब्राह्मण में मिलेगा। हम ये चारों दिशाओं के जब ये देखेंगे, जब ये चारों दिशाओं में हम ये देखने वाले हैं, इसमें हम देखेंगे कि जो ऐत्रेय ब्राह्मण है उसमें तो चारों दिशाओं के जो क्षेत्र और उपाधि है वो मिलेगी, और जो यज्ञों का विवरण है वो मिलेगा हमें गोपथ ब्राह्मण में। तो हम शुरू करते हैं क्षेत्र और उपाधियां। ये मध्य देश है, यानी कि बीच का मध्य देश है ये, इसको ध्रुव मध्य कहा जाता है। जो मध्य में है उसको क्या कहा जाता है? ध्रुव मध्य। तो यहाँ के राजा का जो राज्य का नाम था उसको राज्य बोलते थे। मध्य देश की जो उपाधि थी राजा की, किसकी उपाधि थी? राजा की उपाधि थी। क्षेत्र था ध्रुव मध्यमा, और यज्ञ होता था राजसूय, और दिशा कौन सी थी? मध्य देश। तो ये बीच का हो गया। अब देखेंगे उत्तर दिशा में, उत्तर दिशा को उदीची बोलते थे, उदीची दिक बोलते थे। राज्य को वैराज्य बोलते थे। राजा की उपाधि क्या कहलाती थी? विराट कहलाती थी। और यज्ञ यहाँ पे उत्तर दिशा में होता था पुरुष मेघ यज्ञ। ये कौन सा यज्ञ होता था? पुरुष मेघ यज्ञ। तो यज्ञ का विवरण हमने किस में देखेंगे? गोपथ ब्राह्मण में। ये हमने पहले देख लिया। तो यहाँ पे भी जो यज्ञ है वो गोपथ ब्राह्मण में आएगा, पुरुष मेघ यज्ञ भी गोपथ में आएगा, और जो ये यहाँ पे जो अश्वमेघ यज्ञ है ये भी गोपथ में आएगा, और दक्षिण दिशा वाला भी गोपथ में आएगा। तो जो यज्ञ हैं वो सारे गोपथ ब्राह्मण में आ जाएंगे, और जो दिशा वो क्षेत्र और उपाधि है वो ऐत्रेय ब्राह्मण में आ जाएगी। तो हम देखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं उत्तर दिशा का। तो ये है उत्तर दिशा, ये उत्तर दिशा है। उत्तर दिशा में उदीची दिक इस दिशा का नाम था, यानी कि उत्तर दिशा को क्या बोलते थे? उदीची दिक बोलते थे। इसके राज्य को वैराज्य बोलते थे। राज्य को क्या बोलते थे? वैराज्य। और जो राजा की उपाधि होती थी उसको हम विराट बोलते हैं। और यहाँ पे उत्तर दिशा में जो यज्ञ होता था उसको पुरुष मेघ यज्ञ बोलते हैं। उत्तर दिशा में यज्ञ को क्या बोलते हैं? पुरुष मेघ यज्ञ। और ये इसका जो यज्ञ का वर्णन है वो गोपथ ब्राह्मण में मिलता है, और इसकी ये क्षेत्र और ये जो उपाधि है ये मिलती है हमें ऐत्रेय ब्राह्मण में। ये मैंने पहले लिख दिया है। ये ऐत्रेय ब्राह्मण में विभिन्न दिशाओं के शासकों की शासन प्रणाली यानी कि क्षेत्र और उपाधि मिलती है, और गोपथ ब्राह्मण में उनको निर्धारित की गई यज्ञ का विवरण है। तो जितने भी यज्ञ हुए हैं वो सब हमें गोपथ ब्राह्मण में मिलेंगे, और क्षेत्र और उपाधि हैं वो हमें किस में मिलेगी? वो हमें मिलेगी ऐत्रेय ब्राह्मण में। तो आप ये ध्यान रखना। तो उत्तर दिशा को क्या बोलते हैं? उदीची दिक। इसके राज्य को वैराज्य बोलते हैं। राजा की उपाधि विराट कहलाती थी, और ये जो उत्तर दिशा में यज्ञ होता था उसको पुरुष में यज्ञ बोलते हैं। अब हम देखते हैं पूर्व दिशा में। तो ये पूर्व दिशा, ये रही पूर्व दिशा।
मैंने गलत लिख दिया। पूर्व दिशा इधर आएगी, ये होता है पूर्व और ये होता है पश्चिम। तो जो आप ठीक कर लेना इसको, इसका इधर कर लेना और इसका इधर कर लेना। तो जो ये पूर्व दिशा थी, इसके राज्य को क्या बोलते हैं? साम्राज्य बोलते हैं। इसके राज्य को क्या बोलते हैं? साम्राज्य बोलते हैं। उपाधि थी सम्राट की। उपाधि किसकी थी? सम्राट की। और क्षेत्र था प्रादेशिक या पूर्व, और यज्ञ होता था वाजपेयी यज्ञ। यज्ञ कौन सा होता था? वाजपेयी यज्ञ। तो ये यहाँ पे आ जाएगी, ये पूर्व दिशा इधर इस साइड में। तो ये पूर्व दिशा, इसकी उपाधि क्या होती थी? सम्राट होती थी। और क्षेत्र क्या था? प्रादेशिक या पूर्व इसको बोलते थे। और यज्ञ क्या होता था? वाजपेयी यज्ञ। तो यज्ञ का विवरण किसमें है? गोपथ ब्राह्मण में। इसमें भी यज्ञ का विवरण कहाँ मिलेगा? गोपथ ब्राह्मण में। तो आप ये ठीक कर लेना यहाँ से। जब आप नोट्स बनाओ तो ये पूर्व जो दिशा है वो इस साइड में लिख लेना इधर, और जो ये पश्चिम है वो इस इधर लिख लेना पूर्व की तरफ, क्योंकि ये मैंने गलत लिख दिया है। ये यहाँ पे पश्चिम आएगा इस तरफ, और इधर आता है पूर्व। तो आप ये इसको ठीक कर लेना। मैंने अभी नोट्स में कुछ गलत लिख दिया था ये। तो ये आप कर लेना। पूर्व में राज्य को क्या बोलते थे? साम्राज्य बोलते थे। उपाधि होती थी सम्राट की। क्षेत्र प्रादेशिक या पूर्व होता था। और यज्ञ को वाजपेयी यज्ञ बोलते हैं। और पश्चिम में जो यज्ञ होता था उसको अश्वमेध यज्ञ बोलते हैं। और इसके राज्य को स्वराज्य या स्वराट बोलते हैं। इसकी उपाधि थी स्वराट की। और क्षेत्र था प्रादेशिक पश्चिम, यानी कि पश्चिम क्षेत्र को प्रादेशिक बोलते हैं। राज्य को स्वराज्य बोलते हैं, स्वराज्य बोलते हैं। इसकी उपाधि स्वराट की थी। और यज्ञ होता था अश्वमेध यज्ञ। अब आ जाएगा दक्षिण। तो दक्षिण में राज्य होता था भोज्य। राज्य का क्या होता था? भोज्य। और दक्षिण जो दिशा होती थी उसको दक्षिणाधिक बोलते थे। उपाधि होती थी स्वराट या भोज की। सर्वराट या भोज की उपाधि होती थी। राज्य भोज्य होता था और दिशा दक्षिणाधिक होती थी। और यज्ञ होता था सर्वमेघ यज्ञ। दक्षिण दिशा में कौन सा यज्ञ होता था? सर्वमेघ यज्ञ। तो जो ये यज्ञ थे, राजसूय यज्ञ, सर्वमेघ यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, और एक ये था अश्वमेध यज्ञ। तो ये इन सब यज्ञ की वर्णन किस में है? इन सब यज्ञों का वर्णन हमें गोपथ ब्राह्मण में मिलता है। इनका वर्णन किस में मिलता है? गोपथ ब्राह्मण में। तो आपने ये देख लिया कि ये दिशा 4 दिशा थी। ये 4 दिशा हैं। यहाँ पे उत्तर है, यहाँ पे आ जाएगा उत्तर, यहाँ पे आ जाएगा दक्षिण, यहाँ पे पूर्व, और यहाँ पे पश्चिम। तो उत्तर के क्षेत्र में क्या क्या आ जाएगा? उत्तर में आ जाएगा उदीचिक, उदीचिदिक। राज्य हो जाएगा वैराज्य। और उपाधि हो जाएगी विराट की। और यज्ञ हो जाएगा पुरुषमेघ यज्ञ। और पश्चिम दिशा में आ जाएगा राज्य स्वराज्य हो जाएगा। उपाधि हो जाएगी स्वराट की। और क्षेत्र हो जाएगा प्रतिचिदिक। और यज्ञ हो जाएगा वो हो जाएगा अश्वमेध यज्ञ। अब यहाँ पे पूर्व में आ जाएगा, पूर्व दिशा में आ जाएगा राज्य सम्राट हो जाएगा, साम्राज्य। उपाधि सम्राट हो जाएगी। और पूर्व दिशा प्राचिदिक हो जाएगी। और यज्ञ हो जाएगा वाजपेयी या वाजपेयी यज्ञ हो जाएगा। और दक्षिण में आ जाएगी दिशा दक्षिणाधिक आ जाएगी यहाँ पे दक्षिण में। और राज्य आ जाएगा भोज्य। उपाधि सर्वराट या भोज की आ जाएगी। और यज्ञ हो जाएगा सर्वमेघ यज्ञ हो जाएगा यहाँ पे। तो इस तरह ये हो जाएगा। इसमें ये चारों देख लिए हमने। यानी कि जो दिशा उत्तर दिशा है, ये उत्तर दिशा है, ये उदीचिक, स्वराज वैराज्य, राज्य की उपाधि विराट, पुरुष में एक यज्ञ हो जाएगा। और जो ये पश्चिम है, ये पूर्व, यहाँ पे पूर्व आ जाएगा। ये पूर्व राज्य सम्राट की, उपाधि सम्राट की। और क्षेत्र प्रादेशिक या पूर्व, यज्ञ हो जाएगा वाजपेयी यज्ञ, ये हो जाएगा। और ये पश्चिम का इधर लिखोगे तो राज्य स्वराज्य हो जाएगा। ये पश्चिम का आप इधर लिख दोगे तो राज्य हो जाएगा स्वराज्य, स्वराट। और इसकी उपाधि स्वराट की, क्षेत्र प्रादेशिक, ये हो जाएगा। और इस तरह ये दक्षिण हो जाएगा। और ये मध्य देश आपने देख ही लिया पहले। ये मध्य देश का स्टार्टिंग में देखा था, ये मध्य देश है। इसमें राज्य का नाम भी राज्य मिलता है मध्य देश में। उपाधि राजा की मिलती है। क्षेत्र ध्रुव मध्यमा होता है। और यज्ञ होता है इसमें राजसूय यज्ञ। यज्ञ कौन सा होता है? राजसूय यज्ञ इसमें होता है। तो यहाँ ऊपर उत्तर आ जाएगा, नीचे दक्षिण आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा पश्चिम, और इधर आ जाएगा पूर्व। तो ये जो पूर्व का है ये आप इधर लिख लेना, और जो पश्चिम का है ये आप इस साइड में पश्चिम में लिख लेना। तो अब देखते हैं ऐत्रेय ब्राह्मण में क्या आता है। ऐत्रेय ब्राह्मण में क्षेत्र और उपाधि मिलती है।
यानी कि जितने भी ये क्षेत्र थे और उपाधि थी, ये क्षेत्र और ये उपाधि, ये क्षेत्र और ये उपाधि, ये क्षेत्र, ये राज्य या क्षेत्र या उपाधि, और ऊपर भी क्षेत्र और उपाधि, क्षेत्र और उपाधि, ये किस में मिलती हैं? हमें ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलती है। और जितने भी यज्ञ का उल्लेख किया है हमने, जैसे ये वाजपेयी यज्ञ, इसमें अश्वमेघ यज्ञ, इसमें राजसूय यज्ञ और इसमें सर्वमेघ यज्ञ, तो ये यज्ञ का वर्णन मिलता है ये गोपद ब्राह्मण में मिलता है हमें। वे राज्य वे राज्य वैराज्य वे राज्य होते थे जहाँ राजा नहीं होता था, यानी कि वैराज्य कैसे राज्य होते थे? वैराज्य वे राज्य होते थे जहाँ राजा नहीं होता था। ये नोट है कि वैराज्य वे राज्य होते थे जहाँ राजा नहीं होता था। उत्तर वैदिक काल में बड़े बड़े राज्यों के निर्माण में शासन संबंधी कार्य भी बढ़ गए थे, इसलिए राज्य के प्रमुख अधिकारियों की संख्या में भी वृद्धि हुई, यानी कि राज्य का शासन का संबंधी कार्य बढ़ गया तो वहाँ पे और अधिकारियों की हमें नियुक्ति करने की जरूरत पड़ी उनको। तो सतपथ ब्राह्मण में 12 रत्निनों के नाम मिलते हैं। इन रत्निनों को पंचविश ब्राह्मण में वीर कहा गया है। जो ये सतपथ ब्राह्मण में 12 रत्निन मिले हैं, इनको किस में? पंचविश में वीर कहा गया है। यजुर्वेद में राज्य के उच्च पदाधिकारी थे उनको रत्नी या रत्निन कहा जाता है। ये रत्नी राज्याभिषेक के अवसर पर उपस्थित होते थे, यानी कि राजा का जब राज्याभिषेक होता था तो ये रत्निन उपस्थित होते थे। तो ये जो सतपथ ब्राह्मण में 12 रत्निन मिले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इन 12 रत्निनों में जो प्रमुख हैं वो हैं, पहला आ जाएगा सेनानी, फिर पुरोहित, तीसरा युवराज। सेनानी यानी कि सेना का कार्यभार संभालता था, पुरोहित राजा का मित्र होता था, या पुरोहित जो सारा देखता था सब कुछ। ये पुरोहित बहुत महत्वपूर्ण होता था राजा का, यानी कि जो प्रमुख पदाधिकारी होता था, राजा का पथ प्रदर्शक या मित्र भी होता था ये पुरोहित। और उसके बाद युवराज आ जाएगा, राजा का पुत्र। महिषी या रानी यानी कि मुख्य रानी होती थी, उसको महिषी बोलते थे। सूत राजा का रथवान अथवा सारथी होता था, उसको सूत बोलते थे। ग्रामणी गांव का अधिकारी होता था। एक छता होता था, ये द्वारपाल बोलते हैं इसको, छता को, ये प्रतिहारी भी बोलते हैं। संग्रहिता होता था कोषाध्यक्ष, और भागदूत होता था जो कर संग्रह करता होता था, उसको भागदूत बोलते थे। अक्षवाप यानी कि ध्रुत क्रीड़ा का प्रधान होता था, यानी कि जुआ जो खेलते थे वो अक्षवाप कहलाता था। गोवी कर्तन शिकार में राजा की जो मदद करता था उसको गोवी कर्तन बोलते हैं, और पालागल राजा का मित्र होता था। तो ये 12 कौन कौन से होते हैं? 12 होते हैं सेनानी, पुरोहित, युवराज, महिषी यानी कि वो मुख्य रानी होती थी, सूत यानी कि राजा का रथवान अथवा सारथी, ग्रामणी होता था गांव का अधिकारी, छता यानी कि द्वारपाल होता था, संग्रहिता या कोषाध्यक्ष होता था, एक भागदूत होता था कर संग्रह करने वाला, और अक्षवाप यानी ध्रुत क्रीड़ा का प्रधान होता था। गोवी कर्तन शिकार करने में मदद करता था राजा की, और एक पालागल होता था राजा का मित्र। इस तरह सतपथ ब्राह्मण में 12 रत्नी थे। और सतपथ ब्राह्मण में 12 रत्नीन, और जो काठक और तैत्तिरीय ब्राह्मण है उसमें भी 12-12 रत्नीन है। तो सतपथ ब्राह्मण, तैत्तिरीय ब्राह्मण और काठक ब्राह्मण संहिता, इसमें कितने रत्नीन का उल्लेख है? 12 रत्नीन का। और जो तैत्तिरीय जो संहिता है उसमें 11 का उल्लेख है। 12-12 रत्नीनों का उल्लेख तो सतपथ ब्राह्मण में मिलेगा, तैत्तिरीय ब्राह्मण में और काठक संहिता में मिलेगा। लेकिन जो 11 रत्नीन का उल्लेख है वो तैत्तिरीय संहिता में है। ब्राह्मण में तो 12 का है, तैत्तिरीय ब्राह्मण में तो, और जो तैत्तिरीय संहिता है उसमें 11 रत्नीनों का उल्लेख है। मैत्रायणी संहिता में 14 रत्नीनों का उल्लेख है। जो मैत्रायणी संहिता है उसमें कितने रत्नीनों का उल्लेख है? 14 का। तो जो मैत्रायणी संहिता है उसमें कौन कौन से अलग आ जाएंगे? जैसे ये जो परिवक्ति होता है वो अलग आ जाएगा एक तो, और अक्षावाप आ जाएगा एक अलग। कौन कौन से? गोविक आ जाएगा। इसमें थोड़े से चेंज हैं, बस ज़्यादा चेंज नहीं आते। तो जो ये हैं, ये सतपथ ब्राह्मण वाला सबसे इम्पोर्टेंट है, तो आप इसके 12 नाम याद रखना। और जो इस सतपथ, तैत्तिरीय और काठक संहिता, इसमें 12-12 आ जाएंगे, और तैत्तिरीय संहिता में 11 आ जाएंगे, और तैत्तिरीय ब्राह्मण में 12 आ जाएंगे, और मैत्रायणी संहिता में कितने आ जाएंगे? 14 आ जाएंगे। तो इस तरह ये आज की क्लास में ये हो गया। अब हम देखते हैं जो वावाता होती थी प्रिय रानी, या परिवर्ती यानी परित्याग की हुई रानी को बोलते थे वावाता। वावाता किसको बोलते थे? जो वावाता प्रिय रानी या परवर्ती या परित्याग की हुई रानी को वावाता बोलते थे। पुरोहित सबसे प्रमुख अधिकारी होता था या पदाधिकारी होता था। यह राजा का पथ प्रदर्शक और मित्र होता था। पुरोहित क्या होता था? पुरोहित राजा का प्रमुख पदाधिकारी होता था और राजा का पथ प्रदर्शक और मित्र होता था।
तो इस तरह हमने आज देख लिया ये इसके जो रत्निन थे वो देख लिए, और फिर उस राजा की जो क्षेत्र और उपाधि थी चारों दिशाओं में वो हमने देख ली, और उत्तर वैदिक काल में उसका प्रसार देख लिया सप्त सैंधव प्रदेश से कहाँ वर्तमान जो रेवा नदी जो गंडक नदी है वहां तक हमने सदानीरा नदी तक देख लिया इसका प्रसार आर्यों का। तो हम कल की क्लास में देखेंगे राजनीतिक इकाई में बदलाव, उत्तर वैदिक काल में जो राजनीतिक इकाइयाँ थी उसमें कैसे कैसे बदलाव हुए, कैसे काशी विदेह और पांचाल कुरु ये सब राज्य बने, ये हम कल की क्लास में देखेंगे। और आज हम यहीं पे इस क्लास को विराम देते हैं। तो आप अच्छे से पढ़ लेना इसको और ढंग से इसका रिवीजन करते रहना, और आप नोट्स बना लेना, आपको ये लास्ट में बहुत काम आएंगे, आपको एक दिन में रिवाइज हो जाएगा सब कुछ और आप सारे क्वेश्चंस ठीक कर दोगे। तो मेरी यही कामना है कि आप सक्सेस हो जाओ, और इसी के साथ में मैं कल फिर मिलूंगी आपसे। तो अगर आपको मेरा ये पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आपको इसको चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर करना और लाइक भी करते रहना, आप लाइक बिल्कुल भी नहीं करते हो। तो धन्यवाद दोस्तों।